Hello and welcome in this special episode of the hot seat of NewsX and the hot mic. We have a very special guest today, संजय निरुपम जी. हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ बदलाव हुए हैं. आपने कहा कि आप रिजाइन देने वाले थे, बीच में कांग्रेस ने कह दिया कि हमने आपको एक्सपेल किया है. आखिरकार सच क्या है, क्या हुआ था? वो बहुत कुछ मायने नहीं रखता वो पूरा विषय, इसलिए कि मैंने तो एक हफ्ते पहले ही बोला था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी शिवसेना के सामने सरेंडर हो रही है और मुंबई की 6 में से 5 सीटें दे रही है और खासकर जिस पे सीट पे मेरी तैयारी थी वो जानबूझ करके एक बदले की राजनीति के तहत छोड़ी जा रही है, उससे और कुछ नहीं होगा. मेरा तो नुकसान जो होगा हो जाएगा, मैं अपना फैसला कर लूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भयंकर नुकसान होगा. और मैंने तब कहा था कि पूरे मुंबई के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भयंकर रोष है, नाराजगी है और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में जो कामकाज होगा बहुत प्रभावित होगा. तो इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए. तो एक सच मैं जाहिर कर रहा था, तो उस सच को मुझे लगता था कि उस सच को अप्रिशिएट करेंगे, सुनेंगे, उसके हिसाब से कुछ एक्शन लेंगे, बात करेंगे, शिवसेना के साथ चर्चा करेंगे. लेकिन ये सब करने के बजाय उनने कुछ नहीं किया और मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया. तो मैंने वैसे ही परसों मैंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि आप अपनी ऊर्जा और स्टेशनरी मेरे ऊपर व्यर्थ मत करिए, मैं तो वैसे ही नेक्स्ट डे अपना फैसला कर लूंगा. मतलब मैं तो कह ही रहा था कि मैं रिजाइन कर लूंगा, लेकिन आधी रात को, कोई 11 बजे रात को, जबकि लगभग 10:40 पे मेरे पास इस्तीफा आ गया था, तो मैंने कहा अभी अपना राजीनामा रिलीज करने के बजाय रात को मैं खड़गे जी को मेल कर दूंगा. तो खड़गे जी को मैंने मेल कर दिया था. उसके 15-20 मिनट बाद अचानक हुआ कि संजय निरुपम को रिमूव कर दिया. मैं चलो ठीक है, आप भी खुश हो जाओ. मैंने बोला था स्टेशनरी बचाओ, लेकिन फिर भी A4 साइज का एक पेपर उन्होंने मेरे चक्कर में बर्बाद कर दिया. आपने कहा कि 5 पावर सेंटर हैं कांग्रेस में. आपने इनमें से किसी से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो बड़े भाई के, बिग ब्रदर के रूप में नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि विधानसभा में तो विपक्ष के नेता कांग्रेस के हैं, लेकिन जब एमबीए की बात चलती है तब उद्धव ठाकरे का पल्ला भारी नजर आता है इन टॉक्स में. 2 सब्जेक्ट है आपका इसमें, इस प्रश्न में. एक तो 5 सेंटर, और मैंने उनसे बात की कि नहीं. तो 5 सेंटर में ऊपर के जो 3 सेंटर्स हैं वो तो लोगों से मिलते ही नहीं. हमारे जो नेता लोग हैं वो कूलियों से मिलेंगे, गलत नहीं है इसमें. उनके पास वक्त है कारपेंटर से मिलने का, उनके पास वक्त है खेत में जाके खेती करने का, उनके पास अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने का वक्त है, लेकिन अपने काम के लोगों से या फिर आपके राज्यों में जो नेतागण हैं उनसे मिलने का वक्त नहीं है. तो उनके साथ तो हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ. जो चौथे नंबर पे हैं हमारे अध्यक्ष जी, उनके पास जाओ तो वो सुनते हैं, सिर्फ बोलते कुछ नहीं. तो और जो 5वें नंबर पे हैं वो खुद क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता. किसी की भाषा पे, किसी के आचरण पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अंदर कम्युनिकेटिव स्किल होना चाहिए. आपको लोगों को सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए, या उनकी बातें सुन करके उसके ऊपर अपना सही जवाब देना चाहिए. कम से कम ऐसी बात कहिए जो संप्रेषित हो लोगों तक. वो अंग्रेजी बोलते हैं, समझ में नहीं आता कौन से एक्सेंट में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कौन से एक्सेंट में बोलते हैं, समझ में नहीं आता, और उनकी जो मलयाली है हमको समझ में नहीं आती है, और ऐसे व्यक्ति को अपने की पोजीशन पे दे दिया है. तो ये जो 5 सेंटर हैं वो 5 सेंटर पूरे कांग्रेस पार्टी में बैठ करके 5 स्टीयरिंग पर बैठे हुए, ड्राइविंग सीट पे बैठे, और एक गाड़ी चलाने के लिए 5 ड्राइवर बैठ जाए तो गाड़ी का क्या हाल होगा, वही हाल चल रहा है. तो एक बहुत ही बुरा हाल है कांग्रेस पार्टी में. संगठनात्मक रूप से एकदम से बिखरी हुई पार्टी है इस समय, और वैचारिक दिवालियापन तो दिखता ही दिखता है पार्टी में, और वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पार्टी बहुत पीछे छूट गई. ऐसा लगता है अभी भी एंशिएंट एज में जी रही है पार्टी. मॉडर्न एज में बहुत कुछ बदल गया है साहब, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं. और ऐसे में क्या हो रहा है कि जो लोग वहां पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उनका कोई बहुत कनेक्ट नहीं है ग्रास रूट से. बड़ा रूटलेस टाइप के लोग हैं, और उनका एक अपना एक जमीनी हकीकत क्या है उससे कोई वाकफियत नहीं है उनकी. और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो फैसले कर रहे हैं वो उसका प्रभाव नीचे जमीन पर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. राहुल गांधी तो कहते हैं कि जमीन से जुड़ने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, न्याय जोड़ो यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा. हाँ, उद्देश्य तो यही था, लेकिन सवाल ये उठता कितना जुड़ पाए. जो एक बहुत ही, मतलब देखो, यात्रा करना अच्छी बात है, यात्रा करने से एक ऑप्टिक तैयार होता है, लेकिन सिर्फ यात्रा करने से थोड़ी कुछ होता है. और सिर्फ यात्रा करने से जमीन से जुड़ गए आप, उसके बाद क्या होगा? इस बार तो यात्रा गाड़ी पे बैठ के आप चल रहे हैं, आप लोगों से मिल भी नहीं रहे, सिर्फ ऐसे हाथ हिलाए जा रहे हैं.
ये सब यात्राओं, इन सब का पता नहीं किसने ये सब आइडिया दिया था। जब चुनाव का वक्त आया है तब आप 3 महीने उधर यात्रा करवा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत एक डिरेल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को मतलब एक कनेक्ट नहीं रह गया है, और कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसा होता है कि हर चीज हर जगह सूट नहीं करती है। यात्राएं चुनाव के ठीक समय सूट नहीं करती, चुनाव से थोड़ा पहले होना चाहिए था। वो एक समय था, फिर भी अब उनका फैसला, वो नेता है, वो जितनी यात्रा करना चाहे करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ममरिंग कहिए इसे, एक ऐसी बात कांग्रेस में चल रही थी, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं में जरूर चल रही थी कि जब एक और यात्रा चल रही है तो उस यात्रा जब किसी नेता की चलती है, पार्टी के बड़े नेता की चलती है, तो बाकी नेता उसमें जुट जाते हैं, व्यवस्थापन के लिए जुट जाते हैं, बाकी चीजों के लिए जुट जाते हैं। तो ऐसे में एमवीए की बैठकों में वो आ ही नहीं पाए, जिसका नतीजा ये चला कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जो है उन्होंने एक तरीके से हाईजैक कर लिया माहौल। कैसा देखते हैं? आपने पहले भी ये सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना भूल गया मैं। आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है विधानसभा में। यही नहीं, इस समय शिवसेना और एनसीपी से ज्यादा बड़ा जनाधार कांग्रेस पार्टी का रहा। बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन अंतिम से किसका रहा? शिवसेना का। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि जो लोग नेगोशिएट करने जा रहे थे उनको कांग्रेस की चिंता नहीं थी, और वो शिवसेना के डोमिनेंस के अंदर आ गए थे। कौन कर रहा है डोमिनेंस? डोमिनेंस मतलब जो शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो, और जो उनका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो इस तरीके से हावी होता, उसके सामने डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं। कांग्रेस ही डर रहे हैं संजय राउत। मुझे लगा डर गए। दिल्ली ने कहा था कि अलायंस करना है, ठीक है। अलायंस कभी एक तरफा नहीं हो सकता। अलायंस में दोनों और तीनों पक्षों की अपनी शर्तें मानी जानी चाहिए। जैसे बिहार में एक अलायंस हुआ तो वहां मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा पक्ष है, और उसकी तुलना में कांग्रेस पार्टी की हैसियत कम है, तो उन्हें कम सीटें दी और उन्हें थोड़ा डोमिनेट किया। यहां पर वो दृश्य नहीं है। यहां कांग्रेस बड़ा पक्ष था और शिवसेना छोटी पार्टी है, और एक बड़ा एक काल्पनिक किस्म का एक हाइप क्रिएट किया गया है कि शिवसेना यूपीटी के पास बहुत बड़ा जनाधार है। साहब, आपकी पार्टी टूट गई, स्प्लिट हो गया, किनारे हो गए। कितना है, हो सकता होगा, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। चुनाव के बाद पता चलेगा कि सचमुच क्या जनाधार है। लेकिन हमारा वोट स्प्लिट नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि 2 वोट बढ़े होंगे, और उस हिसाब से आपसे बहुत आगे हैं। और अच्छा, आप इतने ताकतवर हैं तो फिर कांग्रेस से अलायंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी ताकत से एक भी सीट नहीं जीत सकते। आपको कांग्रेस की ताकत की जरूरत है, और जब कांग्रेस की ताकत की जरूरत है शिवसेना को, तो कांग्रेस पार्टी को अपने टर्म्स डिक्टेट करने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश नहीं किया, क्योंकि जो लोग नेगोशिएशन में बैठे थे वो एकदम निकम्मे टाइप के लोग थे, वो बेवकूफ टाइप के लोग थे। वो पता नहीं पार्टी के हैं भी कि नहीं, पता नहीं किसी और का एजेंडा चला रहे थे क्या। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आज जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनमें से कितने लोग कांग्रेस में आने वाले दिनों में रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। जिनके हाथों में नेतृत्व दिया गया है वो खुद कांग्रेस में रह जाएंगे आने वाले दिनों में, इसकी गारंटी नहीं है। केवल नॉर्थ वेस्ट की बात नहीं है, बल्कि सांगली की सीट है जिसको लेकर भी काफी खींचतान चल रही है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चव्हाण जिस सातारा से लड़ना चाहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि शिवसेना के सिंबल पे आप लड़िए। तो पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से बतलाया जा रहा है। क्या कहेंगे कि बड़ा शर्मनाक है कि पूर्व मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि आप शिवसेना के सिंबल पर लड़िए, जिसका सिंबल आज पैदा हुआ है। कांग्रेस का सिंबल सालों पुराना है, उसके सिंबल को किनारे करके आप शिवसेना के आज के सिंबल से लड़िए। मतलब ये सब मजाक चल रहा है। तो ये पूरा जो अलायंस है ना, एक बहुत ही बुरे दौर में है, और ये एक वोटों का एक समीकरण देख रहे हैं कि इतना मेरा, इतना इसका, किसी का नहीं है। तो सांगली के साथ, सांगली में जो खिलवाड़ किया गया वो परंपरा से कांग्रेस की सीट रही है। बसंतदादा पाटिल का जिला है वो, और वहां पर बसंतदादा पाटिल का परिवार लगातार राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है। ऐसे में आप अचानक देते हैं, और कांग्रेस पार्टी रोक रही है और शिवसेना नाम अनाउंस कर रही है, और कांग्रेस की हिम्मत नहीं है शिवसेना को रोकने की। क्यों हुआ है ऐसे? क्यों कमजोर हो गए हैं, डर गए हैं इनको, क्योंकि
ये डर गए हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनकी अपनी जो ताकत है एकदम खत्म हो गई है। तो अब किसी तरह से दूसरों के सहारे एक बैसाखी लेकर के खड़ा हुआ जाए। एक आदमी के जो पैर में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको बैसाखी का सहारा चाहिए। तो ये जो रीजनल पार्टियां कांग्रेस के लिए बैसाखी बन गई। निरुपम जी, मुझे याद है कि आप अपनी एक आपकी शैली है, बेबाकी से आप बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि पिछली बार जब हमारी बात हो चल रही थी, तभी तो ऐसा आप पे एलिगेशन लिया जाता था कि आप तो राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय हैं, यहाँ की सारी खबरें आप राहुल गांधी को बतलाते हैं। और जिसके चलते कुछ कांग्रेसी जो यहाँ के थे, मुंबई कांग्रेस के खास तरह से, वो आपसे थोड़े से नाराज थे। वो एक दौर था कि जब आप ब्लू आइड बॉय थे, और आज का एक दौर है जहां पर आपको निष्कासित किया जाता है। तो इस दौरान ऐसा क्या हुआ? नहीं, ब्लू आइड बॉय मैं था ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर सोनिया जी, राहुल जी का मेरे ऊपर विश्वास रहा और विश्वास के लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। लेकिन उस विश्वास के बदले मैंने भी बहुत कुछ दिया है। मैं भी तो चुनाव लड़ रहा हूँ, 3 लाख वोट लेके आ रहा हूँ। मैं भी तो 4 सालों तक सरकार में जो भी लोग थे उनको खाली नहीं छोड़ा, मैंने एकदम हावी रहा। अब बताइए, मेरे पहले कितने आंदोलन हुए और मेरे जाने के बाद कितने आंदोलन हुए हैं? तो ऐसा नहीं कि अगर आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी आपको बहुत कुछ दे रहा हूं। और ये जो मेरे पास मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। मुझे बहुत चापलूसी करने आती नहीं। तो मैं चूंकि काम करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए लोग लाइक कर रहे थे। अब पार्टी के अंदर है कि एक आदमी काम कर रहा था, हमने लाइक किया, एक बार उसने पूरी सेवा दी और उसके बाद जब उसको हटा दिया तो उसको भूल ही जाएंगे। ये मेरे साथ नहीं, से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पार्टी में एक कैडर है, एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है, उसको धीरे धीरे कल्टीवेट करके तैयार किया जाता है और उसको धीरे धीरे आगे उसका इस्तेमाल होता है पार्टी के हक में। ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई योजना कांग्रेस पार्टी में अब नहीं रही। पहले होती होगी, अब नहीं है। हाल फिलहाल में आप राहुल गांधी से मिले थे जब वो मुंबई आए थे, तो क्या इस बात का आपने जिक्र किया जब मौका मिला था? नहीं, मैं गया था उनका भांडुप में, उनकी यात्रा में उनका स्वागत करने के लिए, और उनकी यात्रा में उनका स्वागत भी किया मैंने। और उसके बाद उनको दिखा तो फिर उन्होंने अपने साथ मुझे जीप पे बुलाया। अब उस भीड़ में बात क्या होगी? तो उनके जो पीए थे उनको मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर शाम को रुकेंगे तो मुझे बताना, मुझे जरा अपनी सीट के बारे में कुछ बात करनी है। और तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, इसलिए मैं दूसरे दिन की सभा में भी नहीं गया। तो बेसिकली उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये सब मिलकर के हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, या फिर अपने आप को हतबल समझ रहे हैं, अपने आप को लाचार समझ रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो तय करना है वो शिवसेना को तय करना। तो अगर आपने पूरी पार्टी आउटसोर्स कर दी है शिवसेना को, आपको लगता ये भी बता दीजिए साहब, कांग्रेस आउटसोर्स ऐसा लग रहा है? जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जो इवेंट्स हुए हैं, जो अलग अलग जो इवेंट्स डेवलप हुए, उससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपना सब कुछ शिवसेना के भरोसे महाराष्ट्र में दे दिया कि आप ही चलाओ हमारी पार्टी। और वो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बोलता ही है। जब सांगली की सीट की बात हुई तो बोला क्या राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है क्या? और प्राइम से बना तो सांगली छोड़ दो। फिर सांगली क्यों छोड़ा? पूरे 48 सीट पे आप लड़ो, प्राइम से तुम ही बनाओ भाई। तो ये सब बड़ा बदतमीज लोग हैं। और ये पूरे कांग्रेस के भी लोग नहीं है, ये कांग्रेस के लोग नहीं हैं। और ये कांग्रेस का भला करेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, बाला साहब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर जी, जो परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, नातू हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है, इसने मेरे पीठ में चाकू घोंपा है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते को नहीं छोड़ा वो कांग्रेस को छोड़ेगा? और उसके ऊपर कांग्रेस भरोसा कर रही है। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात की जाए, इस सीट की अगर बात की जाए, तो जब पहली बार ऐसा हुआ था जब उद्धव ठाकरे जी ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया इस सीट को लेकर, तो आप सीधे आके आपने अपनी बात थी उसको साफ किया। उसके बाद कई कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया था। वर्षा गायकवाड़ हुई, कहीं ना कहीं उनकी भी हामी थी कि जिस तरीके से ये डोमिनेंस चल रहा है वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। वो मेरे सीट के लिए नहीं था, वर्षा अपनी सीट के लिए लगी थी। उनका भी वो सीट उनको भी नहीं मिल पाई। तो लेकिन एक बात, एक आम सहमति थी कि शिवसेना एक हाई हैंडेडनेस दिखा रही है शिवसेना। तो वो मेरे लिए नहीं था, वो उनकी अपनी सीट के लिए चिंता थी। और बाकी जो बाला साहब थोरात बोल रहे थे वो सांगली के लिए बोल रहे थे, और कोई भिवंडी के लिए बोल रहा था। सबके अपने अपने दर्द थे जिसको मैंने स्वर दिया था, और इसलिए सब लोग उससे सहमत थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि शिवसेना आपके साथ जबरदस्ती कर रही है, और तब भी आप शिवसेना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो फ्रेंडली फाइट की बात कही, आपने एक तब उसने धमकी दी, प्रवक्ता ने धमकी क्या दी कि फ्रेंडली फाइट यहाँ के 5 सीट पे क्यों, फिर यूपी बिहार में भी हम फ्रेंडली फाइट करेंगे कांग्रेस के खिलाफ। अरे यूपी बिहार में जब भी चुनाव लड़ते जमानत जब्त हो जाती है तुम्हारी,
अभी गोवा गए थे हाल में, वहां भी जमानत जब्त हो गई थी। तो आ जाओ जमानत जब्त करा लो। तो ये ऐसे धमकी देते हैं और उसके बाद उन धमकियों के अंदर कांग्रेस पार्टी आ जाती है। तो ये जो नेतृत्व धमकियों से डर जा रहा है, ये जो नेतृत्व एक कमजोर होने का प्रदर्शन कर रहा है और अपने एक बहुत ही वफादार सिपाही को सस्पेंड करके या एक्सपेल करके अपने ताकतवर होने का सबूत दे रहा है, इसमें एक विरोधाभास है। अब अगर ताकतवर हैं तो जो गठबंधन वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने हिस्से की सीट लो ना, पार्टी बचाओ ना। तो आप मेरे खिलाफ एक्शन लेके पार्टी थोड़ी बचा रहे हैं, पार्टी को निपटा रहे हैं आप। खिचड़ी चोर, ये जो रिमार्क आपने यूज किया उसके बाद ये कार्रवाई की गई, ऐसा कहना है? बिल्कुल खिचड़ी चोर है वो भाई। आप कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना, वो लगातार एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक बड़ा एक हाई मोरल ग्राउंड लेती है, हाई मोरल वैल्यूज है हमारे। अच्छा जी, अभी बची खुची सेना के जो प्रमुख हैं वो गए थे रामलीला मैदान में और वहां तो बड़ा जोर से बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट जनता पार्टी है और हम ईमानदार हैं। वाह जी, पूरे महानगर पालिका में 25-30 साल क्या किया आपने, पूरे बंबई को मालूम है, पूरे मुंबई को मालूम है कितना लूटा, कैसे कॉन्ट्रैक्टर से दलाली खाई आपने। आज आपकी बेचैनी यही है कि आपको दलाली का पैसा नहीं मिल रहा है शिवसेना को वहां से। अब आपका सवाल है, कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है कि आप इतना अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मुखर हैं और आपको लगता है कि सरकार भ्रष्ट है, तो फिर एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो स्कैमस्टर है, घोटालेबाज है, जिसके खिलाफ ईडी की छानबीन हो रही है, जिस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का उसने चेक से रिश्वत ली है, उस सप्लायर से जिसको गरीब लोगों के लिए खिचड़ी बांटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने पर आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब भ्रष्टाचार आपका मुद्दा नहीं है। तो आप ये भी स्वीकार कर लीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। अब खिचड़ी चोर क्यों बोला? क्या हुआ कि जो सरकार ने, जो बीएमसी ने कोविड के जमाने में ये पूरा प्रोग्राम बनाया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। उस समय हम सब कोविड का दौर हमने देखा है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा, हमने भोगा है। उस समय क्या हुआ था कोविड के जमाने में कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए, घर से बाहर निकलना है, दुकानें बंद, भयंकर लॉकडाउन, और गरीब लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट आया था, खाने का संकट था, भोजन का संकट था। तब महानगर पालिका की तरफ से एक स्कीम आया कि सभी लोगों को फ्री में भोजन कराया जाएगा सुबह शाम। मेरे पास भी आता था, मैं भी यहीं बैराम बाग में जाके बांटता था सबको। ये बहुत अच्छी स्कीम थी। तो उन गरीब लोगों के लिए, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, चालियों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये पूरा स्कीम था। तो चूंकि एकदम से जल्दीबाजी में ये फैसला लिया गया था, जल्दीबाजी में उसको इंप्लीमेंट करना था, तो जो टेंडर की एक गाइडलाइंस होती है टेंडर प्रोसेस की, उस गाइडलाइन को फॉलो ना करके अपने अपने पसंद के सप्लायर को लिया, उसको दे दो। तो ये लोग गए थे अपने अपने सप्लायर लेके। शिवसेना के जितने लोग थे उसमें 1-2 अंदर भी हैं अभी, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता उसके तो परिवार के लोग इसमें शामिल है, इसी खिचड़ी सप्लाई में। तो खिचड़ी सप्लाई करने के लिए सप्लायर उन्होंने नॉमिनेट किए और उस सप्लायर से पैसे लिए। चलो, दलाली, इस देश की राजनीति में दलाली खाने की परंपरा रही है। खिचड़ी चोर क्यों बोला, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब जो खिचड़ी उस सप्लायर ने सप्लाई की, जो खिचड़ी सप्लायर ने सप्लाई की, जिससे दलाली इन्होंने खाई है, उसको 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी पैकेट में। 300 ग्राम की जगह 100 ग्राम ही दिया। तो गरीब की खिचड़ी तुमने चुरा लिया यार। ये गरीब, कमजोर, मजबूर लोग हैं, मतलब विकलांग लोग हैं बेचारे, भीख मांगने वाले लोग हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से 300 ग्राम की खिचड़ी आती थी कि फ्री में उस गरीब को खिला दो। ये उसके सामने संकट आया है, उसमें से भी 200 ग्राम खिचड़ी तुमने चुरा ली है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट है। चाहिए होगा आने वाले दिनों में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुना दूंगा सबको। तब ऐसे खिचड़ी चोर को जब आप उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं गुस्सा होऊंगा। फिर मैंने कहा कि ये खिचड़ी चोर हमको नहीं चलेगा और कांग्रेस पार्टी को भूमिका लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया इस पे, उल्टे मेरे खिलाफ स्टैंड ले लिया। महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे आपने कुछ बात की थी जब ये अरे बाप, वो तो एकदम अलग घमंड में है। मैं तो बोल रहा हूं कि पूरा गांव लुट गया है और उसके प्रधान जी गुमान में घूम रहे हैं। अरे पूरे गांव तो बसा लो भाई। जब मैंने कहा कि 1 हफ्ते तक मैं विचार करूंगा कि आगे क्या करना है, 1 हफ्ते बाद पार्टी भी, 1 हफ्ते के अंदर पार्टी भी मुझे जो चाहे आदेश दे सकती है, या मैंने जो सच कहा है उसके ऊपर एक कॉग्निजेंस ले सकती है उसका। तो इनसे पूछा गया तो बोले कि आम्ही मी याला भीख पण घालत नहीं, मतलब हम लोग इसको भीख भी नहीं देंगे। एक अध्यक्ष में इतना गुमान होता है? और कहां से लाते इतना गुमान, कहां से लाते इतना अहंकार साहब? नीचे की पूरी जमीन हिल चुकी है। आपके पास कुछ नहीं है, लुट पिट गए। आपको हिम्मत नहीं है कि शिवसेना के सामने जोर से आप अपनी सीट मांग के लाएं।
परसों रात को जो मीटिंग थी, कहीं शायद शरद पवार जी के घर पे थी, उसमें भिवंडी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जोरदार आग्रह किया कि भिवंडी मत लीजिए, हमको चाहिए। बाहर निकल के इनने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग किया है कि भिवंडी कांग्रेस ही लड़ेगी। दोपहर होते होते शरद पवार ने अपना कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिया। आपको कुछ हिम्मत नहीं है बोलने की? और मुझे बोलते भीख पर गालत ने, तुमको कोई भीख नहीं देगा, और बोलते कि इनको जाना है जाने दो। आजकल हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में अजीब है, एकदम आउटगोइंग फ्री है, जिसको जाना है जाने दो, सब चले जाएंगे। ये यहां रह जाएंगे, भंडारा से नागपुर तक पैदल घूमते रहेंगे, और वहां 5 लोग रह जाएंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा विपक्ष के नेता होने के बावजूद इनका कोई सेइंग नहीं है। जो भी 15-16 सीटें कह रहे हैं कि इनको मिलेंगी, लेकिन अभी तक वो भी फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, और उसके पहले ही कैंडिडेचर अनाउंस भी किए जा रहे हैं। तो एक्चुअली इनको कितनी मिलेंगी, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पता नहीं कांग्रेस को कितनी मिलेगी, अभी कांग्रेस की चिंता है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस होगा इस चुनाव में बहुत नगण्य, बहुत खराब होगा, बहुत बुरा हाल होगा। कांग्रेस को मुंबई से हटा दिया, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। तो मैंने उस दिन बोला, आपने मुंबई में कांग्रेस को मुंबई में दफन कर दिया आपने। अब कांग्रेस का रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। और जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो कांग्रेस में इस समय लीडरशिप लेके बैठे, वो कब चले जाएंगे बीजेपी में पता ही नहीं है। वो भी उधर संपर्क में है। क्या आप संपर्क में हैं? मैं भी संपर्क में अलग अलग जगहों पे हूं, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि क्या करना आगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं संपर्क में नहीं हूं, मैंने पहले ही बोला था कि ऑप्शंस ओपन है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल विकल्प नहीं तय हुआ है। ये अभी आने वाले दिनों में करेंगे, उसमें लगेंगे 8-10 दिन भी लग सकते हैं। जल्दीबाजी क्या है? क्योंकि चुनाव अभी 20 मई को है, 3 मई को नॉमिनेशन भरना है, तो अभी से क्या इतनी जल्दीबाजी है? लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने सुना कि आपकी और शिंदे जी की मुलाकात भी हुई थी, कुछ बातचीत चली थी, तो क्या उस और कुछ बात चल रही है? ऐसी किसी मुलाकात के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उस सीट को लेकर आप काफी आग्रही हैं। बीच में हमने देखा कि गोविंदा भी आ गए हैं पिक्चर में अब, लेकिन गोविंदा का रोल क्या होगा वो अब तो गोविंदा जी बताएंगे, मैं कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन पिक्चर में तो आ गए हैं गोविंदा, क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी में सीनियर रहे हैं, एक जमाने में नॉर्थ मुंबई के एमपी थे, उनकी जगह मैं चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो बहुत सक्रिय नहीं थे, कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। तो मैं अब इस बारे में कोई टिप्पणी करूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब उनको कौन टिकट देगा वो उस पार्टी का विषय, उस पर मैं कैसे इंटरवीन करूं। मैं ज़्यादा अपनी पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगते तो मैं एक सवाल उठा सकता था कि भाई काय के लिए टिकट मांग रहा था भाई। लेकिन अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस का एक हम डेटोरिएट हो रही है कांग्रेस, कभी आपको ऐसा लगा था कि जिस तरीके से जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी वो एक दौर था, इसके पहले आप शिवसेना में थे, वहां पे भी संजय राउत थे, वो एक दौर था, यहाँ आने के बाद वाला एक जो डोमिनेंस है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? नहीं, मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी में इतना भारी डिजेनरेशन हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी इतना जल्दी डिटोरिएट हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। वरना मैं जब शिवसेना छोड़ रहा था तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स थे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग पार्टियों से ऑफर आए थे और अच्छी पोजीशन दे रहे थे कि आप हमारे आइए, हमारे काम करिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, फिर मुंबई में इनका एक अपना जनाधार है, तो इस पार्टी से जुड़ के काम किया जाए। और मैं जुड़ गया, और बगैर किसी शर्त के जुड़ा, और उसके बाद फिर मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका भी दिया और मैं चुनाव जीत के लेके आया, चुनाव जिताया भी, एक उनको एमपी बढ़ा के दिया, और उसके आगे भी काम करता रहा। फिर मैं एआईसीसी में सेक्रेटरी था, तो कई राज्यों में गया और बहुत मेहनत से काम करता था मैं। इस बात का एहसास मेरे ख्याल से होना चाहिए, अगर भूल गए तो भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा था कि इस पार्टी का भविष्य है, लेकिन 2014 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो गई, होने वाली है, ये मुझे आइडिया नहीं था। 2014 तक हम लोग बहुत उत्साह में थे, 2019 में भी बहुत उत्साह में थे। हालांकि 2014 से 2019 के बीच पार्टी में जो करेक्टिव मेजर लेने चाहिए तो वो नहीं लिए गए, क्योंकि 2019 आते आते हम पूरी तरह से हार गए। 2019 के बाद एक बड़ा हादसा होता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं। उसका 2-2.5 वर्षों तक तो अध्यक्ष ही नहीं है पार्टी का कोई, एक ऐसा ग्रैंड ओल्ड पार्टी में, नेशनल पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी, जिसका कोई अध्यक्ष ही नहीं है। और उसके बाद वो सब होते होते कांग्रेस पार्टी का इतना पतन हो जाएगा, अंदाजा नहीं था। प्रियंका गांधी के बारे में लोग बात कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी, उनका पोर्टफोलियो पे नाम नहीं है, लेकिन वो पार्टी को चलाते, उनका अपना एक वलय है, उनका अपना एक गुट है। गुट तो मैंने बताया ना कि 5 का है। मैंने बताया 5 पावर सेंटर है, सबके अपने अपने गुट है, अपने अपने वलय है, अपना अपना एक इकोसिस्टम है, और सब अपने अपने इकोसिस्टम के लोग अपने नेता को बढ़ाने में, चमकाने में लगे रहते हैं। और इस चक्कर में उनका अंदर में बहुत आपस में बहुत टकराव भी होता है, और उस टकराव का नतीजा हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी आता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे
अब खड़गे जी बोल रहे हैं कि कुछ शायद गड़बड़ हो रही है, कुछ गलतियां हो रही हैं, क्या कहेंगे उनके खड़गे जी तो खुद ही अपने आप में गलती हैं ऊपर से नीचे तक खड़गे जी एक गलती है। वो अध्यक्ष है लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है, और अध्यक्ष होते हुए भी जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए, जिस तरीके से बड़ा दिल रख करके पार्टी को चलाना चाहिए, पार्टी को के लोगों से को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस मिलने में वो एकदम एक नंबर पे हैं। एक्सेसिबिलिटी में 100% मार्क्स उनको दिया जा सकता है, सबसे मिलते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं, उल्टे बदला लेने के चक्कर में रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी है, कभी बाद में बोलेंगे, अभी आज बहुत कुछ बोल दिया है, आगे भी तो बोलना है ना अभी। लेकिन खड़गे जी एक्सेसिबल है, आप बोलते हैं कि वो मिलते थे, कभी उनसे बात की कि मुंबई में देखिए क्या चल रहा है? खूब बातें की है, उनसे खूब बातें की है, बस वो सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलते। एक तो उमर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उमर इतने हो बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है, समझा के बोलना पड़ता है, आधी बातें समझ में नहीं आती। भाई परसों रामलीला मैदान में क्या हुआ देखा नहीं आपने? वहीं राहुल गांधी बैठे हुए हैं, बोले इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राहुल गांधी ने बलिदान दिया, राहुल गांधी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, और बेचारे राहुल गांधी बैठे हुए। तो अभी मैंने जैसा कहा ना कि अब ये आउटडेटेड लोग हैं। आपने 50-55 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब आप इस लायक नहीं है, इतने सक्षम नहीं है, इतने योग्य नहीं है, इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि आपके भरोसे पार्टी चले। राम मंदिर वाला जब इशू सामने आया था, जिस तरीके से कांग्रेस ने नकार दिया था, उसके बाद आपने कुछ बात की? नहीं, राम मंदिर क्यों, राम मंदिर से पहले आपको याद होगा कि जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर के राजनाथ सिंह पेरिस से निकल रहे थे, राफेल एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने उसकी पूजा की जी, शस्त्र पूजा की, उसके विरोध में स्टेटमेंट दिया था। तभी अध्यक्ष नहीं थे, तब भी मैंने विरोध किया था कि शस्त्र पूजा भारत की परंपरा रही है, और टीका चंदन लगा दिया, नारियल फोड़ दिया, मतलब कोई एक मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये भारत की परंपरा का हिस्सा है। कभी सैयद शहाबुद्दीन हुआ करते थे, हमारे देश के एमपी हुआ करते थे, जो कभी फॉरेन सर्विस में भी थे, वो जनता दल वाले या जनता पार्टी वाले थे। उन्होंने एक बार ऐसे सवाल उठा दिया था कि किसी नेवी के किसी शिप का इनॉग्रेशन था, तो नारियल फोड़ा गया, बोला ये सेकुलर देश में नहीं होना चाहिए। तब उनको बहुत डांटा था लोगों ने कि सेकुलर देश है, सभी धर्म का मान सम्मान करते हैं, लेकिन नारियल कोकोनट ब्रेक करके जो हम उद्घाटन करते हैं वो भारत की परंपरा है, ये हमारा कल्चर है। तो तब भी उन्होंने विरोध किया था रफाल के समय कि ये शस्त्र पूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब राम मंदिर का विषय आता है, ये इस देश का एक बड़ा उत्सव था। हम आप भले उस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, शायद वो लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस देश के लाखों लोग राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा थे, और उसके बाद एक वर्षों का सपना साकार हो रहा था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, और उसका एक वो था, एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। अब उस समारोह में नेचुरली प्राइम मिनिस्टर संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और राम भक्त हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को पहला हक मिलता है वहां जाकर पूजा करने का। उसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री चले गए। अब शायद खड़गे जी को पता नहीं होगा, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पूजा करने गए थे। उनको बता देता हूं आपके माध्यम से, पता नहीं आपका चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं। 1950 में सोमनाथ में जो मंदिर था हमारा, उसका जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने किया। तो जब जीर्णोद्धार का कार्यक्रम शुरू करना था, तो उसके भूमि पूजन के लिए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपके हाथ से उसका भूमि पूजन हो, क्योंकि यह राष्ट्रीय कर्म है। हमारे मंदिर को इतनी बार तोड़ा गया है कि अब मैं इसका जीर्णोद्धार कर रहा हूं, इसका पुनरुत्थान कर रहा हूं। तो इन्हें हाँ कह दिया कि बिल्कुल आऊंगा। तब उसको उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि आप एक सेकुलर देश के राष्ट्रपति हैं, आप एक धार्मिक कार्यक्रम में कैसे जा सकते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं सेकुलर देश का राष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरा एक अपना धर्म भी है, और इस नाते मुझे जाना चाहिए। उसके बाद बड़ी बहस होती है, पार्लियामेंट में भी बहस होती है, इस पर कैबिनेट में बहस होती है, और आखिरकार कैबिनेट ने फंड एलोकेट किया उस मंदिर को बनाने के लिए। तो बिल्कुल उसी स्तर का ये राम मंदिर का कार्यक्रम था, और इसमें बतौर प्रधानमंत्री हो गए। अब बाकी और उन लोगों ने क्या किया, सबको इनवाइट किया कि सब लोग आइए, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मकार आ रहे हैं, फिल्म कलाकार आ रहे हैं, क्रिकेटर आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों के भी जो भी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है पार्टी है, सबको बुलाया गया।
अब बहुत सारे नेताओं ने जो अलग अलग पार्टियों के थे, जो अपोजिशन पार्टियों के थे, उन्हें बड़े प्यार से जवाब दिया कि हम अभी आ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको शुभकामनाएं, हम बाद में कभी आके दर्शन। शरद पवार जी हो या अखिलेश यादव जी, ये सब तो सेकुलर लोग ही हैं। अकेली कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे समारोह का ही विरोध किया जा रहा है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और ये सब जो अथिस्ट होते हैं, जिनका राम में विश्वास नहीं है, जो हिंदू धर्म की परंपराओं में जिनकी आस्था नहीं है, खासकर जो लेफ्टिस्ट माइंडेड होते हैं, क्योंकि लेफ्ट धर्म को नहीं मानता। और हमारे यहां आजकल तो लेफ्टिस्ट लोग बहुत हावी हो गए, कांग्रेस पे हावी हो गए बहुत, और खासकर राहुल जी के आसपास तो सब लेफ्टिस्ट ही हैं। इसलिए मैंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद करके बताया, शुरू ही किया कि जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, एक जमाने में इसका एक महत्व था और ये लोग इसको लाइक करते थे, आज ये डिसलाइक्ड है, आज इसकी उम्र खत्म हो चुकी है। चलिए, आपको एक आखिरी सवाल कि इसके बाद हम संजय निरुपम जी को कौन से रूप में देखेंगे, क्या कुछ अगली रणनीति रहेगी, क्या कुछ अगला रास्ता रहेगा? जहां तक के नॉर्थ वेस्ट की बात चलती है मुंबई से, तो आपका काफी फॉलोअर्स है वहां पर, क्या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्या कुछ करेंगे? अभी ऐसा कुछ तय नहीं कि इंडिपेंडेंट वगैरह हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार चुनाव जीतना भी है, क्योंकि 2 चुनाव हार चुके हम कांग्रेस के चक्कर में। तो इस बार कैसे चुनाव जीता जाए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो आगे की जो पूरी रणनीति होगी बहुत जल्दी, अभी तुरंत नहीं, अभी हमारे चुनाव पोलिंग बहुत लेट है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लिया जाएगा। और इस बीच जो एक बातचीत होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही है, और उसके बाद एक फैसला कर लेंगे। तो जय श्री राम बोल के आप चुनाव को सामने जाएंगे? देखते हैं, अभी मैंने राम तो, जय श्री राम तो सबको बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? राम तो इस देश के प्राण हैं, हम सबके नस नस में है। और राम का नाम तो सुबह शाम लोग लेते ही हैं। सीधा सवाल पूछती हूँ, भाजपा से क्या संजय निरुपम चुनाव लड़ सकते हैं? अब ये तय नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फैसला होगा, मुझे भी लगता। लेकिन टॉक्स जारी है। हाँ, बातचीत तो करते रहते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अगले सफर के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.